था कि कब आऊं कब आऊं। अरे जानता हूं, मैं जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। खैर कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी हैं, लेकिन थोड़ी निफ्टी आईटी में रिकवरी थी, बट फिर निफ्टी आईटी करीब 250 अंक नीचे, लेकिन अभी भी एक सुबह से रेंज मेंटेन। आशीष, मार्केट्स की क्विकली चर्चा कर देता हूं। 2.5%, लेकिन अभी भी दबाव के साथ मार्केट्स में कामकाज हो रहा है। दरअसल आईटी और रिलायंस, उसमें भी आईटी में जरा दिखाइए, इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 3 हैवीवेट्स हैं जो खासा दबाव इस समय बनाते हुए। आज सुबह ही चर्चा हुई थी कि आईटी शायद एक बैकफुट पे जाए, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले, क्योंकि यूएस में जिस तरह से वो तगड़ी बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट आई है, वो थोड़े से होप्स डेंट कर रही है। शायद फेड की हॉकिशनेस कंटिन्यू करे, ऐसा हुआ तो थोड़े से रिसेशन फेयर्स बढ़ेंगे। वही हो रहा है आईटी में कुछ। हालांकि मिड कैप आईटी सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स हैं जो आगे चर्चा करेंगे, अच्छा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। आईटी खुद डेज लोज से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, पर ये 2 हैवीवेट्स दबाव बनाते हुए। रिलायंस, क्योंकि वो कच्चे तेल, वो विंडफॉल टैक्स, फोर्टनाइटली रिव्यू जो सामने आया है, उसमें फिर से थोड़े से एग्रेसिव टैक्सेशन, इसलिए रिलायंस शायद सिंगल आउट होकर आज दबाव में इस समय कामकाज करता हुआ। पर कमान संभाली हुई है, कुछ प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं अब इस समय, और प्लस आईटीसी डटा खड़ा हुआ नजर आएगा आपको अपने बेहद अच्छे नंबर्स पे। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। खैर मार्केट्स पे आगे हम लोग डिटेल में चर्चा करते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ आज टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब आगे जुड़ेंगे, तो उनसे बातचीत करेंगे टाटा पावर के नंबर्स पे। लेकिन वीरू, आज सुबह चर्चा हो ही रही थी मार्केट्स को लेकर कि बाय करने का जोन होगा, खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। 45 मिनट्स डाउन द लाइन जो कंटिन्यूस सेशन अब तक पैन आउट हुआ है, मार्केट्स की रीडिंग क्या है? निफ्टी बैंक दोनों कर लेते हैं, क्योंकि टाटा पावर उसके बाद बातचीत करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए आशीष, आज का रिस्क था निफ्टी आईटी बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ आई थिंक नेस्डेक, लेकिन मैं फिर कहता आपको कि शायद उतना प्राइस डैमेज होना। लुक एट निफ्टी आईटी आशीष, एक समय इसका नुकसान था करीब करीब 450 अंकों का, अब ये थोड़ा थिन हुआ है, और वही एक एडवांटेज है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक ऑलरेडी एक एडवांटेज था हमारे पास। आज सुबह मेरा जो बेस था वो लिखा है ये स्क्रीन पर, और वो बेस क्या था? 802 17,765, लेकिन सेकेंड बेस 772, मतलब 722, एग्जैक्टली उसी बेस पर आप देखें आए, और वहां से आप शूट अप करके। मैं आपको सुबह भी एक डायग्राम दिखा रहा था, प्लीज उन 2 पुट राइटर्स को इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पेक्ट दीजिएगा। 17,700 17,600, वहां से शूट अप होके हम अब लगभग 17,775 पे हैं। थीम ट्रेड की आशीष यही रहेगी, बाय ऑन डिप्स एंड स्पेशली 17,700 के क्लोजर। 722 पर फोकस कीजिएगा। मॉर्निंग हाई 820 और ये निकला तो आशीष बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप एक स्विंग देखें टुवर्ड्स 20 डेमा और 100 डेमा, जो कि प्लेस्ड है 886 पे और साथ ही साथ 903 पे। ये अप्रोच रखिए निफ्टी पे। आशीष, निफ्टी बैंक क्लियरली बात हुई थी, बाय ऑन डिप्स 41,271, इसके ऊपर का कोई भी डिप बाय कीजिएगा। और प्रॉफिट्स लेने के लिए 2 क्लस्टर इंपॉर्टेंट हो गए। कौन सा? 41,700, वो क्या है? वो है एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो निफ्टी बैंक पे अगर आप लॉन्ग हैं तो रहिए, याद रखिएगा 41,683 और 721। ये अगर 20 डेमा का जोन आशीष निफ्टी बैंक क्रॉस कर गया तो बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल रखता है, बिकॉज ऑफ आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स, कि ये जाए और अपने 50 डेमा को अटेम्प्ट करे। 50 डेमा क्या है? 50 डेमा है 42,000। 50 डेमा के पास और क्या है? वहां पे 42,000 का कॉल राइटर खड़ा है। तो अगर आपने ट्रेड सुबह लिया हो, 200-250 पॉइंट का स्विंग मिल रहा है, बट सबसे बड़ा ट्रेड तभी होगा जब 721-683 का जोन डिसाइसिवली कट जाए, यानी 20 डेमा का जोन। आशीष, बहुत बढ़िया। तो ये हैं लेवल्स वॉच आउट करने के लिए अब इस कंटिन्यूस सेशन में। लेकिन निफ्टी बैंक की तस्वीर बढ़िया तरीके से आपकी स्क्रीन पे रख दी। चलिए अब इस वक्त बोर्डरूम की तैयारी कर लेते हैं, और हम लोग बाजार खुलने से पहले चर्चा कर रहे थे कुछ अच्छे नंबर्स की। उनमें से एक आपको याद होगा, टाटा पावर्स के नंबर्स की तारीफ हो रही थी। मैं नंबर्स पे आता हूं। इस कंपनी के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रवीर सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आज के सुस्त बाजार में टाटा पावर ऑलमोस्ट 2% मजबूत है। दरअसल जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस है। आय 30% उछाल दिखाती हुई,
मार्जिन्स 160 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड कर गए साल दर साल, जबकि लार्जली स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन थी कि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। करीब 130 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था। तो एक्सपेंशन हो गया कॉन्ट्रैक्शन की जगह, और नंबर्स वाकई स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। प्रवीण सर, नंबर्स बढ़िया रहे, लेकिन दरअसल मदद कहां से हुई? कोल जेवी, वो इंडोनेशियन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, या उसके बियॉन्ड भी कुछ? जरा समझाएं किस तरह से एक्सपेंशन आया, आउट परफॉर्मेंस के पीछे रीजंस क्या थे? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने जैसे बताया कि नंबर्स इम्प्रूव हुए हैं, और ये नंबर्स जो हैं ये कोई एक बार नहीं इम्प्रूव हुआ है। ये 13 कंसेक्यूटिव क्वार्टर जो है जिसमें ये इम्प्रूवमेंट देखा गया है, चाहे हमारा इबिटा हो या पैट है या रेवेन्यू। सो ये कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट होता चला गया है, और इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है करीब 30%, और पैट करीब 90%। सिमिलरली यदि इस साल में भी हम देखें, पिछले 3 क्वार्टर का क्यूमुलेटिव देखें, तो इसमें भी हमारा रेवेन्यू करीब 40% ऊपर हुआ है, और इबिटा इम्प्रूवमेंट हुआ है 17%, और करीब 90% का इंक्रीज हुआ है पैट। सो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। एक जो कंपनी ने जो एक सोच किया है कि हम अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स जो हैं कोल बेस्ड और हाइड्रो, हम उसको अच्छी तरह चलाएंगे, फुल कैपेसिटी पे चलाएंगे, और मार्केट में जो बेनिफिट्स मिलते हैं कभी कभी स्पॉट सेल का, उसका भी बेनिफिट लेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हमने उड़ीसा में लिए, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। जब हमने लिया था तो करीब 35 से 40% लॉसेज होते थे, एटीएनसी लॉसेज, वो घटा के हम करीब 20 से 22 ले आए हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 साल में ये 20 से काफ़ी कम हो जाएगा। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के कारण आपने इम्प्रूवमेंट देखा है। रिन्यूएबल में हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे हम यूटिलिटी स्केल के बारे में बात करें या हम हाँ, आपको रूफटॉप, ग्रुप कैप्टिव। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इज द नेम ऑफ द गेम। दो दूसरा, पिछले क्वार्टर में हमें अपने माइनिंग कंपनी में भी प्रॉफिट हुआ। इसके साथ साथ हमारा जो मुंद्रा प्लांट था उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने हमें सेक्शन 11 में कंपलसरी प्लांट चलाने का डायरेक्शंस दिया था, उसके हिसाब से हमने प्लांट चलाया, और हमें कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ दिया गया रेगुलेटर की तरफ से। सो आई थिंक उसका भी बेनिफिट आया है पिछले क्वार्टर में। एंड सो यदि आप इसको क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो एक सब ने मिलके इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है, सब बिजनेसेस ने, और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा आगे भी। प्रवीण सर, एक्चुअली दो चीजें थी अदर देन नंबर्स जो सब कीनली वॉच आउट करना चाहते थे कमेंट्री में। ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का एटीएनसी लॉस रिडक्शन जो आप कह रहे हो ऑन ट्रैक है बेसिकली। दूसरा, आपने मुंद्रा की बात छेड़ी, उसमें वो लॉन्ग टर्म पीपीए कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो साइन होता हुआ नजर आएगा? किस तरह की अंडर रिकवरीज देखने को मिलेंगी? ये जो इस बार ऑर्डर आया सीआरसी का, तो ये कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ उन्होंने किया है, और एक उन्होंने सेट किया है बेंचमार्क जिसके तहत आगे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा है जो प्रोक्योरर्स हैं उनके साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी ही इस क्वार्टर में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बिजली की खपत बढ़ गई है। पिछले साल भी हमने देखा कि पूरे पिछले 9 महीने में करीब 10% इंक्रीज हुआ है, डबल डिजिट में ग्रोथ हुआ है कंजम्पशन का। जनवरी महीना जो टिपिकली एक एवरेज कंजम्पशन मंथ होता है, उसमें 12% का बढ़ोतरी रहा है, और जैसे जैसे समर आता चला जाएगा डिमांड बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्लांट है ये इज अ नेशनल एसेट, ये पूरे कैपेसिटी पे चले, और जितने प्रोक्योरर्स हैं वो भी चाहते हैं कि ये अभी भी काफ़ी कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ जो इसका है वो काफ़ी कम है मेरिट ऑर्डर में। तो उम्मीद है कि ये प्लांट आगे भी चलेगा, और ये जो बेंचमार्क टाइप टैरिफ रेगुलेटर ने डिसाइड किया उसी के आसपास एक डिसीजन होगा लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट का। अच्छा प्रवीण सर, आप जुड़ रहे हो अच्छे नंबर्स के बाद, एक चीज और थी वो बजट।
दो चीजें इंटरेस्टिंग, बहुत तगड़ा केपेक्स पे थ्रस्ट, केपेक्स पे स्पेंड 30-35% ईयर ऑन ईयर जंप है कैपिटल आउटले में 10 लाख करोड़ रुपए पे, और एक पावर के लिए स्पेशल थ्रस्ट जैसा एक्सपेक्टेड था, क्लीन और ग्रीन की तरफ और पुश को तूल देना। बजट आपको कैसा लगा टाटा पावर को पर्सपेक्टिव में रखते हुए? तो बजट बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने बताया, लास्ट वीक फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत इम्फेसिस दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और जिस तरह से रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन का प्लान है कि 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी हो जाएगा। आज हमारा करीब 160 गीगावाट है। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है हमें न्यू कैपेसिटी एडिशंस का। और आप देखिएगा कि टाटा पावर जो अभी करीब 4 गीगावाट ऑलरेडी ऑपरेशनल है और 3 गीगावाट का ऑर्डर आ गया है और कुछ उसमें इम्प्लीमेंटेशन में है। तो ये प्रोजेक्ट्स भी अगले 12 से 18 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ हम जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं 4 गीगावाट का सेल का और 4 गीगावाट मॉड्यूल का, वो भी इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। अगस्त सितंबर तक हम मॉड्यूल प्लांट ऑपरेशनल करेंगे और दिसंबर तक सेल प्लांट। सो ये सब जो बेनिफिट है ये सब का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप देखिएगा, और फुल बेनिफिट FY25 में आएगा। तो आप देखिएगा कि हम काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं, अच्छे फाउंडेशंस बन रहे हैं कंपनी के, एंड गोइंग फॉरवर्ड बड़ा कंसिस्टेंट एंड अच्छा परफॉर्मेंस आप देखिएगा टाटा पावर की तरफ से। ओके, चलिए प्रवीण सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो आपने रिपोर्ट करे। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सर। चलिए क्विकली अब मार्केट्स की तरफ लौट रहा हूं। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे 2.5% का अपटिक है। वीरू ने टीज कर ही दिया था, जो जो बड़े बड़े गेस्ट अब इस समय हमारे साथ जुड़ते हुए। इस समय की 10 के दमदार ट्रेड्स की टॉप पिक्स ले लेता हूं पहले, उसके बाद बाजार में बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज गौतम शाह से भी बातचीत करनी है। हमारे साथ स्वाति और कविता जुड़े हुए हैं, साथ साथ बहेती साहब और सेठ साहब भी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। लेडीज फर्स्ट, और स्वाति से सुबह से चर्चा नहीं हुई तो पहले स्वाति के पास जा रहा हूं। स्वाति हाय, गुड मॉर्निंग। आज इस समय का प्रेफर्ड पिक आपका कौन सा, निर्मल बंक का कौन सा? Yes, good morning, Ashish ji and all the panelists. Yes, IT पैक में हम लोग काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आ रही है आशीष जी। सुबह से यही टॉक्स हो रहा है कि IT स्टॉक्स काफी स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है। वो नजर में रखते हुए मैं फर्स्ट बाय कॉल देना चाहूंगी पर्सिस्टेंट के ऊपर। अगर मंथली चार्ट पर उसका देखोगे तो उसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना के ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। डेली चार्ट्स में अगर मैं देखूं तो फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है ना, काफी पोटेंशियल अपमूव हमें नजर आ रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं जैसे 50, 100, 200 EMA उसके ऊपर काफी वेल सस्टेन्ड है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 5050 के लेवल्स तक की रैली देखने की। यहाँ से मैं 100 पॉइंट्स का अपमूव रैली देख रही हूँ कंसिस्टेंस में, तो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हो 4870 का स्टॉप लॉस प्लेस करके फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 5050। सेकेंड इज ऑल्सो बाय कॉल है मेरा, जो कि है सीजी पावर पे। इवन दो मार्केट में हम लोग काफी करेक्शन देख रहे थे लास्ट वीक, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक ने करेक्शन किया है, बट 20 DMA का एक सपोर्ट का रिस्पेक्ट लेके वापस हम लोग एक बाउंस बैक रैली नजर आ रही है। हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशंस में ये ट्रेंड कर रहे हैं, विच गिव्स अ पोटेंशियल टू शो दी अपसाइड रैली भी अप टू 325 लेवल्स के में टारगेट्स देखते हुए कमिंग 1 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो करंट लेवल पे आप सीजी पावर बाय कर सकते हो। 302 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 325। ओके, ये आपके दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे स्वाति होटकर जी के। अमित जी गुड मॉर्निंग, आपके दो कन्विक्शन कॉल्स। वीरेन जी, आज का टॉप कन्विक्शन कॉल मेरा रहेगा HDFC बैंक। ये बैंक पे हम लास्ट वीक से ही बुलिश हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज किया तो दिस वाज द फर्स्ट टू रन अप, क्योंकि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1645, और इसके टारगेट्स लगभग 1710 के आते हैं 1 से 2 दिनों में। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद है दैट इज L&T। L&T में हमने एक पुल बैक देखा, उसके बाद L&T ने कंसोलिडेशन किया अपना 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और आज कहीं ना कहीं मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें एक स्लो एंड स्टेडी बिल्डअप पॉसिबल है। 2171 इसका प्राइस है। 2145 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट लगभग 2210 रुपए के रहेंगे। ओके, L&T आपका कन्विक्शन कॉल 2171 पे। ये सुबह सुबह कविता जी का भी ट्रेड था जिसने अच्छा किया। इनफैक्ट पूरा कैपिटल गुड्स आज अगर आप देखें काफी बस कर रहा था। कविता जी, अब आपके खुद के दो ट्रेड्स क्या हैं बताइए।
यस सो वीरेन जी इज लाइक जब ओवरऑल हम देख रहे हैं तो आज मिड कैप स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जहां एलटीए इज लाइक मैं मॉर्निंग में क्या ट्रेड आपके साथ शेयर की हूँ, ज्यादा ट्रेड्स न लेते हुए मुझे लगता है मिड कैप में एक कोरोमंडल इज लुकिंग गुड टू मी। कोरोमंडल राइट नाउ 882 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है डिक्लाइन अप टू 878 का एक स्ट्रैटेजी रखना चाहिए कोरोमंडल इंटरनेशनल पर। अपसाइड इंट्राडे के लिहाज से 893 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, तो बाय ऑन डिप्स 878 के लेवल्स के आसपास बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। अनदर काउंटर भी मुझे मिड कैप से जो अच्छा लग रहा है दैट इज टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन 1254 के लेवल्स पर है। इमीडिएट हर्डल इसका 1266 का है। अगेन यहाँ पर एक स्मॉल फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, बट वो एक्सटेंड होगा वंस अगर 1259 के लेवल्स के ऊपर निकलते हैं। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी देखें तो एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1252 का। 1260 1266 के टारगेट्स के लिए टाटा कम्युनिकेशन विल बी द अनदर स्टॉक। ओके, आपका ट्रेड अगर आप देखिए टाटा कम्युनिकेशन है। अब चलते हैं आशीष के पास, और आशीष से जो बात करेंगे, और क्योंकि अब आशीष जी के पास जा रहे हैं और आशीष जी से बात करेंगे, तो एक बार जरा रेडी को खितान लेके आइए। आशीष जी, ये एग्जैक्टली रेडी को खितान देखा आपने डे हाई पर, गजब स्विंग लेके। मेरी स्क्रीन पे तो एडिट रहता नहीं है, पता नहीं आपकी स्क्रीन पे क्यों बार बार ऐड रहता है। 6 सवा। अरे जनाब, हमारे कैश के स्टॉक्स कुछ नहीं, ये यूएसएल में 98 का मूव नहीं आता, इनके रडार पे आ जाता है। ठीक है, ये हम दोनों आशीष पे बिल फाड़ रहे हैं, हम दोनों टी टॉटलर्स हैं बाय द वे। है ना बहेती साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप टी टॉटलर हो ना? आशीष जी देखा हम दोनों, देखा वीरू? हाँ, फालतू हमारे नाम पे बिल फाड़ते हो। लेकिन कुछ स्टॉक्स पे आऊंगा जो इस समय मूव कर रहे हैं। बहेती साहब, इस समय की आपकी पिक्स? जी आशीष जी, टाटा केमिकल्स पे नजर होनी चाहिए। एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। टाटा केमिकल एक रेंज ब्रेकआउट के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि करंट लेवल पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 965 का एक एसएल लगाकर तेजी की तरफ ट्रेड बनाए। 1000 का फर्स्ट टारगेट अगर वो क्रॉस होता है तो इनफैक्ट इसमें 1030 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सेकंड स्टॉक रहेगा मेरा टाटा पावर पे। ऑलरेडी डिस्कस हुआ था सुबह, लेकिन जिस हिसाब का मूव टाटा पावर बन रहा है, हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है टाटा पावर में। तो 206 का एक स्टॉप लॉस लगाकर करंट लेवल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी और टारगेट ऑफ 216 के। और भी रखिए रडार पे भाई, खरीदारी करने का मन है। दोनों टाटा ग्रुप के एंटिटीज, टाटा केमिकल और टाटा पावर, बहेती साहब को पसंद आ रही हैं। टाटा पावर का मैनेजमेंट अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। पर्सिस्टेंट, सीजी पावर, 2 हैवीवेट्स एचडीएफसी बैंक और लार्सन एंड टूब्रो, कोरोमंडल, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर, ये है इस समय की बेहतरीन पिक्स। सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, वहां नहीं जा रहा हूं, आप लोग प्लीज नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बहेती साहब, आईटीसी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, आज का छोड़ दीजिए, अब तो रिजल्ट रिएक्शन था। इवेंचुअली लग क्या रहा है, क्या टारगेट्स होंगे, तेजी और तूल पकड़ेगी या नहीं? जी आशीष जी, थोड़ा सा डीप डिस्कस करना चाहूंगा आईटीसी पे। ये आईटीसी का पूरा मूव चालू हुआ था लास्ट यूक्रेन वॉर के बाद, और जिस हिसाब से अब सारे फंड हाउसेज जो ईसीजी थीम लेके बैठे थे, अब लास्ट यूक्रेन वॉर से उन्हें आईटीसी काफी अच्छा री-रेटिंग हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि ये जो मूव है ये और भी यहाँ से बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है आईटीसी में, और अगर कोई डिप आता है तो जरूर उसमें ऐड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 375 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि आईटीसी का मूव जो है 405 तक के लेवल्स जल्दी दिखा सकता है। हो, आईटीसी रखिए रडार पे। सेठ साहब, अब अदानी पैक तो आज भी बहुत वोलेटाइल है, एक अदानी पोर्ट्स जरा देखिएगा। क्या फ्राइडे के जो तगड़े लोज बनाए थे, मेरे ख्याल से 395 के लेवल्स थे सेठ साहब, फ्राइडे को लो, इंट्राडे लो, जहां से ये स्टॉक घूमा था। क्या अप्रोच रखोगे आप? इस वोलेटिलिटी में एंटर करना चाहोगे या छोड़ दिया जाए स्टॉक को? और क्या ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो जो लो फ्राइडे को बने थे वो फिलहाल के लिए डटे खड़े रहेंगे, या उस पर भी क्वेश्चन मार्क है? डेफिनेटली जो कि हमने फ्राइडे का लो देखा था आशीष जी, दैट वाज ऑन हाई, दैट वाज नॉट ऑन, अच्छी खासी उसमें वॉल्यूम नहीं थी। अगर इसमें कोई ऑलरेडी लॉन्ग है तो वो बने रह सकते हैं। उनको आज का स्टॉप लॉस जो कि आज का लो है लगभग 480 के आसपास, वो स्टॉप लॉस लेके चलें। अगर किसी ने ये स्टॉक को बॉटम में पकड़ा है तो 480 का स्टॉप लॉस लेके चलें और स्टॉक को राइड करें। मुझे लगता है कि ये पुल बैक कहीं ना कहीं 530 540 तक जा सकता है। फ्रेश पोजीशंस की अभी राय नहीं दूंगा, थोड़ा सा स्टॉक और स्टेबलाइज हो जाए उसके बाद हम इसे फिर कंसिडर करेंगे।
अभी स्टेबलाइज होने दीजिए, इनफैक्ट पूरे ग्रुप के स्टॉक्स को स्टेबलाइज होने दीजिए। अदानी पैक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। लार्जली अभी भी कई सारे स्टॉक्स दबाव में, लोअर सर्किट्स हिट करते हुए। इवन अडानी एंटरप्राइजेस खुद ही 7-7.5% कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। खैर, बजट जैसा बड़ा इवेंट बीत चुका है। अब बाजार की नजर बुधवार को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी के अनाउंसमेंट पर है। आने वाले दिनों के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी समझने के लिए मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह। गौतम जी, हाय, गुड मॉर्निंग। ये बजट तो खैर नॉन इवेंट हो गया। एक ग्रुप के स्टॉक्स की जो पिटाई हो रही थी उस बीच में सब भूल ही गए, उसी दिन भूल गए जिस दिन बजट बहुत बड़ी अनाउंस हुआ था। ये बहुत, हमने 2 हफ्ते बहुत पेनफुल देखे, बहुत वोलेटाइल, बहुत स्ट्रेस में निकले हैं गौतम सर। थोड़ा बहुत लग रहा था फ्राइडे को कि साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, लेकिन अभी तो वो भी क्वेश्चन मार्क है। आपके लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन रखा था, मैं बाहर बैठा हुआ सुन भी रहा था। क्या अप्रोच रखूं मार्केट्स पे इस समय? ये जो 17,400 के लोज से थोड़ा बहुत घूमा है, क्या ये 17,400 के लोज अब मान लूं डिफेंड कर लेगा बाजार, या उस पे क्वेश्चन मार्क है? आपका मार्केट्स पे गौतम सर अप्रोच क्या है? निफ्टी पे क्या अप्रोच है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, स्ट्रेस तभी होता है कि जब आपकी व्यू क्लियर नहीं हो। आई थिंक हम पिछले 4-5 हफ्तों से यही बोलते जा रहे हैं कि प्राइस एक्शन जो दिख रहा है बाजार में वो यही बता रहा है कि मार्केट एक सेल ऑन रैली में चली गई है। और आई थिंक जिस तरह का भी मार्केट एक्शन रहा है 2-3 हफ्तों का, मुझे लग रहा है कि एक बैटल जोन में है। लोकल फैक्टर्स, चाहे वो बजट हो, चाहे वो अडानी एंगल हो, और ग्लोबल स्ट्रेंथ के बीच में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स काफी स्ट्रांग है और लोकल मार्केट्स को देखें तो इंडिया हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द लास्ट 4 to 6 वीक्स। प्राइस एक्शन तो अच्छी है नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट अटेम्प्ट करता है रैली करने के लिए वो रेजिस्टेंस लेवल से घूम जाता है। और ये काफी अलग हो रहा है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जब भी हम टर्न अराउंड करते थे तो अच्छा फॉलो अप देखने को मिलता था, जो अभी हो रहा नहीं है। आपने कहा कि बजट नॉन इवेंट था, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो बजट के दिन जो 600 पॉइंट का स्विंग था वो एक काफी बड़ा इवेंट था एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए। तो बजट दिन का जो हाई और लो है वो काफी बड़े नंबर्स हो चुके हैं। बट अभी भी अगर आप चार्ट्स को देखें तो एविडेंस यही बोलता है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, रैली सस्टेन नहीं करेगी, लीडरशिप मुझे दिखती नहीं है। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट 17,400 तक वापस चला जाएगा और वो लेवल को भी इवेंचुअली ब्रेक कर जाएगा। और ऊपर का जो लेवल है ऑब्वियसली 17,800 850 का तो इमीडिएट रेसिस्टेंस है, और उसके ऊपर जो सीलिंग है वो मेरे हिसाब से 18,000 का है। जब तक निफ्टी वो लेवल क्लियर नहीं करता है तब तक हमारा ये कॉशियस बेरिश स्टांस रहेगा। और देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि रिलायंस और बैंक्स जो ऑलमोस्ट निफ्टी के 50 से 60% है वो काफी वीक है चार्ट्स पे। तो जब तक वो स्टेडी नहीं होंगे मुझे लगता नहीं है कि ये स्ट्रेंथ रहेगा। और ग्लोबल मार्केट्स में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आई है, अगर वहां पर कुछ भी वीकनेस आ जाता है तो इंडिया पे और इंपैक्ट करेगा। तो चार्ट्स तो अच्छे हैं नहीं, कॉशियस रहना चाहिए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सेलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं, बट लार्ज कैप्स में अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो गौतम जी, निफ्टी बैंक जिसको डिस्क्राइब करते हुए एक कमजोर शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? जैसे कि आपने निफ्टी के को डिस्क्राइब किया, निफ्टी बैंक में क्या लगता है आपको? ये जो रीसेंट लोज थे करीब 39,500, जो कि मोर और लेस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या फिर वीकली चार्ट्स पे शायद 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसके वॉल्यूशन के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? और ऐसे में अगर वो वॉलेट होता है तो कहाँ तक का डाउनसाइड पॉसिबल है? बैंक निफ्टी में डाउनसाइड पोटेंशियल तो काफी है, क्योंकि लास्ट ईयर 6 महीना के लिए अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने इतना गजब का परफॉर्मेंस दिया कि उसने सिंगल हैंडेडली पूरे बाजार को ऊपर ले गया। और अभी जो जिस तरह का एक्शन है पिछले 1 महीनों में, बैंक निफ्टी को जो सारे पिलर्स थे, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे पिलर्स थे बैंक निफ्टी के, ये सब धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। और सिर्फ अब एक ही स्टॉक खड़ा हुआ है, वो है HDFC बैंक, जो बैंक निफ्टी और पूरे निफ्टी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका है। बट अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो मुझे लग रहा है कि वापस 41,000 का सपोर्ट लेवल ब्रेक कर सकता है। हमारा वर्किंग टारगेट था 39,600, वहां तक निफ्टी गया और वहां से बैंक निफ्टी गया और वहां से हमने रिबाउंड देखा। पर मुझे लग रहा है कि वो लेवल भी इवेंचुअली ब्रेक होके बैंक निफ्टी 38,500 तक जा सकता है। तो यहाँ से 5 से 7% का डाउनसाइड लगता है। अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, और मुझे कोई स्टॉक दिखता नहीं है अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाए। तो ऐसी जब सिनारियो और एनवायरनमेंट रहती है तो आप एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आप देखें निफ्टी बैंक पे, अगर आप देखें गौतम जी के 2 टेक्स आपने सुने, और
अभी बात हुई कि HDFC बैंक एक धड़ा ऐसा है जो कि शायद निफ्टी बैंक को पुश कर रहा है, वो लीडरशिप रोल में है, अदरवाइज बाकी अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स कमजोर हैं। आपने रिलायंस का जिक्र किया था, लेकिन रिलायंस में मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले दो स्टॉक्स और गौतम जी जो कि वीक हो गए हैं, जो कि हमारे किसी भी बुल रन में निफ्टी के सबसे बड़े सहयोगी थे, वो थे B2। इन पर आपकी राय क्या है इस बार? सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। बजाज फिनसर्व, गौतम जी, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, इन दोनों पे आपका टेक। हाँ देखिए, हो क्या रहा है कि पिछले 2 सालों में सारे जो पोस्टर बॉयज थे, सारे जो स्टार परफॉर्मर्स थे, जो हम एक्सेल शीट अगले 10 साल के बेसिस पे हम उसको फैक्टर इन करते थे, वो सब गिर रहे हैं। आप देखिए ग्रोथ गिर रहा है, वैल्यू नहीं गिर रही है। ये हमने ट्रेंड देखा है पिछले 3 से 6 महीनों का, और मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में अभी भी यहाँ पर डाउनसाइड है, बट नॉट मच, क्योंकि जितना फॉल आना था वो आ गया। हो सकता है ओवरऑल बाजार के चलते वहां पर 5-7-10% की और फॉल आ सकती है, बट इस मार्केट में बॉटम फिशिंग, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ नहीं करनी चाहिए। हमने अडानी ग्रुप के साथ भी देखा, और कई जो स्टॉक्स है हमने लॉरस लैब्स के साथ देखा, हमने डीवीज लैब के साथ देखा, हमने जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ देखा। ये सब स्टार परफॉर्मेंस थे पिछले 2 साल के। तो अभी एक बार तो दूर रहिए इन शेयरों से, बट अगर पॉजिटिव आज मैं यहाँ अगर कहता हूं तो वो है आईटी और ऑटो। आई थिंक ये 2 सेक्टर्स में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है लॉन्ग साइड में। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो इन 2 सेक्टर्स में करिए, आपका पोर्टफोलियो इसमें सेफ रहेगा। तो ऐसा बाजार थोड़ा सा डाइसी, शायद 17,400 और उसके बियॉन्ड, उसके नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। ज्यादा एग्रेसिवली लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। बैंक्स में सिर्फ HDFC बैंक स्टैंड आउट कर रहा है। गौतम सर, तो फॉलोअप सवाल यही था फिर में। अच्छा, ये जो B2 से आप कंफ्यूज हो गए ना, हमारे वीरू B2 बजाज ट्विंस को और H2 HDFC ट्विंस को कहते हैं सर, तो ये सबको कंफ्यूज कर देते हैं। हम लोग को तो खैर आदत हो गई है। IT और ऑटो में स्ट्रेंथ नजर आती है, और एक चीज आपने और कही थी कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सिलेक्टिवली, इसका मतलब है गोल्डीलॉक्स भी खरीदारी कर रहा है। तो पहले तो HDFC बैंक की स्ट्रेंथ, गौतम सर, अगर स्ट्रेंथ वाकई अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ आपने स्ट्रेंथ की बात करी, दूसरी तरफ आपने कहा लार्ज कैप्स खरीदने नहीं है, उस स्ट्रेंथ को खरीदना है नहीं खरीदना HDFC बैंक की? देखिए, मार्केट उस सिचुएशन में चला गया है कि जहां पर आपको 4-5 नाम चाहिए, जहां पर आप अपनी मनी को पार कर सकते हैं स्मार्टली और सेफली। तो उसमें आपने देखा कि आईटीसी में कैसे वापस स्ट्रेंथ आ रही है, आपने देखा TCS में कैसे स्ट्रेंथ आ रही है, आपने देखा HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड काफी खड़ा है। तो ये सब जो सॉलिड कंपनीज है, उसमें जो स्पेकुलेटिव मनी था या मोमेंटम मनी था, वो धीरे धीरे उन शेयरों से इन शेयरों में आ रही है। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये सब शेयर बहुत अच्छा करेंगे, ऑल आई एम सेइंग ये ज्यादा नहीं गिरेंगे। तो अगर ये रेंज में रह गए तो एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है वो सेफ रह गया। तो उसके चलते HDFC बैंक ठीक लगता है, बट बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे मैंने कहा अभी भी खराब है। बट अगर आपको सब्सटैंशियल टॉपअप करना है तो आईटी में कीजिए, क्योंकि आईटी में जिस तरह की स्ट्रेंथ रही है पिछले 7 से 10 दिनों में, मुझे लगता है कि इंडेक्स में यहाँ से 10 से 12% हो सकता है, 15% की तेजी आ सकती है। मिड कैप आईटी ने तो अच्छा किया ही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स हमारी दिवाली पिक थी 4900 के टारगेट का, जो आज टेस्ट किया है। और भी कोफोर्स देख लीजिए, साइंस देख लीजिए, काफी अच्छे सेटअप से जो अच्छे करने चाहिए। सो आईटी और ऑटो में फोकस कीजिए, बाकी सबसे दूर रहिए। आईटी और ऑटो में सिर्फ फोकस करिए, उनमें से कुछ स्टॉक्स गौतम सर ने मेंशन भी कर दिए, बाकी सबसे दूर रहिए। अच्छा, जाते आते गोल्डीलॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप में क्या खरीद रहा है सर? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या है कि अभी एक बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट है, क्योंकि एक तो हमारा ओवरऑल मार्केट व्यू पे थोड़ा सा नेगेटिव है, और दूसरी तरफ अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें तो काफी स्टेडी रहा है। तो हमारा जो लेवल है मिड कैप 100 इंडेक्स का, वो है 29,800। अगर ये लेवल कभी भी ब्रेक होता है तो मिड कैप इंडेक्स में भी बड़ी फॉल आ सकती है। सो अभी के लिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ठीक है, बट अगले 7-10 दिनों में जो होता है वो डिसाइड करेगा कि आप अग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं कि नहीं। बट अगर आप मुझे एक थीम बोलेंगे जो मुझे अच्छा लगता है, एक तो कैपिटल गुड्स, मिड कैप कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्टॉक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को देखिए, वो काफी स्टेडी है। इस पूरे फॉल में ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ने काफी स्ट्रेंथ दिखाया, और पूरे वहां पर 4-5 नाम ही है ऐसे मिड कैप्स में, वो सारे स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं और वहां पर कमिटमेंट बना सकते हैं। बहुत बढ़िया गौतम सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इनफैक्ट पीछे अगर बहेती साहब, अमित सेठ साहब नजर आ रहे हो, स्वाति जी और कविता जी, तो उन सब का भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुमित स्टूडियोज में वीरू रेडी है। आज नीरज वाजपेयी नहीं है, सुमित हम लोग की मदद करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार।